नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 मई से लेकर 24 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, साथ ही हम बात करेंगे इन 25% के माध्यम से राजस्थान, भारत और विश्व का जितना भी जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो समसामयिकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज के 25 महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अर्थात राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 के अवसर पर इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। दोस्तों इस योजना की जो घोषणा है वो बजट में हुई थी और इसे अब पूर्ण रूप दिया जा रहा है। दोस्तों इसके माध्यम से किसानों के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित की गई है और पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। जो कृषक किसान हैं उनके खाते में 1500 करोड़ रुपए अभी पहली किस्त के रूप में डाले गए हैं। साथ ही इस योजना के माध्यम से पूर्ण रूप से 5700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दोस्तों दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, अर्थात ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21 मई 2020 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पद संभाला है? तो दोस्तों हाल ही में जो WHO का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, अर्थात 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, जो ऑनलाइन हुई है। दोस्तों कैसे हुई है? ऑनलाइन माध्यम से, कोरोना संकट के कारण। ठीक है दोस्तों, और ये 2 दिन चली है दोस्तों, 18 मई और 19 मई। इसी दौरान भारत को भी इस कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है और भारत की तरफ से अध्यक्ष पद संभाला है, अर्थात WHO का जो अध्यक्ष पद है, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पद, वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला है। और दोस्तों इन्होंने स्थान लिया है जापान के हिरोकी नाकातानी। किसका दोस्तों? हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर। ठीक है दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ऑनलाइन WHO का, अर्थात ये वो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी दोस्तों, ये सिर्फ कोविड पर केंद्रित थी और इसके दौरान कोविड से बचने के लिए चर्चा की गई। दोस्तों WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और दोस्तों ये जो WHO UN का अंग है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके चार्टर पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में दोस्तों इसके सदस्य देश है 194, 194 कितने हैं? 194 WHO के सदस्य है। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को तो इसकी स्थापना हुई थी और इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों 24 जुलाई 1948 को। कब हुई थी? 24 जुलाई 1948 को। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसका उद्देश्य, जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसका उद्देश्य है विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को बचाना। वर्तमान में दोस्तों इसके जो महानिदेशक है, जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है दोस्तों। और भारत में जो WHO का
कार्यालय है वो है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में दोस्तों। WHO का कार्यालय भारत में दिल्ली में है। जो दोस्तों इन्हें WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, इनमें जो सदस्य देश है 34 है। कितने हैं इसमें? अर्थात 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। और इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा दोस्तों 3 साल का। कितना रहेगा? 3 साल का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भीषण तबाही मचाई है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो चर्चा में रहा है अम्फान तूफान। कौन सा है? अम्फान तूफान, जिसने जो एक चक्रवाती है तूफान है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो निम्न वायुदाब के कारण ऊंची सागरीय लहरों के कारण बनता है, अम्फान तूफान। और इसकी वजह से भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के बाद इसने प्रभावित किया है बांग्लादेश को भी। ठीक है दोस्तों, इसका नामकरण किया गया है थाईलैंड द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड द्वारा दोस्तों। और दोस्तों इस अम्फान चक्रवाती तूफान के दौरान 3 प्रकार के अलर्ट, अर्थात जो तूफान होता है उसके दौरान 3 प्रकार के अलर्ट जारी किए जाते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। तो दोस्तों इसके लिए ओडिशा और बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसे उत्तरी गोलार्ध में कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे हरिकेन है, टाइफून है, विली विली है। ठीक है दोस्तों, और जब ये इतनी तबाही मच गई थी तब हमारे PM महोदय ने बंगाल और उड़ीसा का दौरा किया और इस दौरान बंगाल के लिए कितना पैकेज जारी किया? सहायता राशि 1000 करोड़ की। कितने की दोस्तों? 1000 करोड़ की। और उड़ीसा के लिए की दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए। दोस्तों इसके दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो भारत की NDRF। किसने किया? NDRF ने। ठीक है दोस्तों, NDRF अर्थात राष्ट्रीय आपदा मोचन नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन के रूप में। और 26 दिसंबर 2005 को दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ। फिर NDMA अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना। और फिर 2006 में दोस्तों NDRF अर्थात राष्ट्रीय आपदा मोचन दल की स्थापना हुई, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा से सदस्य चुने गए हैं। विधान परिषद से सदस्य चुने गए हैं। विधान परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? गठन अर्थात गठन और उन्मूलन दोनों का गठन और उसे भंग करने का प्रावधान भारत के किस आर्टिकल में है? संविधान के। ठीक है दोस्तों, तो जो 169 आर्टिकल है, आर्टिकल 169 जो है, इसमें विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा की उद्धव ठाकरे जो CM है, वापस मुख्यमंत्री है, जो वापस अभी विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। 27 नवंबर 2019 को इन्होंने CM पद की शपथ ली थी और 27 नवंबर 2019 को तो CM बने थे और 27 मई को इनके 6 महीने पूरे हो रहे थे। इस कारण जो संकट आ गया था, क्योंकि ये न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के सदस्य थे, तो इन्हें 6 महीने में किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी था। तो कोरोना के कारण दोस्तों चुनाव स्थगित हो गए थे और बाद में 21 मई को चुनाव कराना तय हुआ। तब यह जो 9 सीटें थी उसमें से 4 सीटें BJP, 2 सीटें NCP, 2 सीटें शिवसेना और 1 सीट पर कांग्रेस के सदस्य चुने गए हैं, वो भी निर्विरोध। और इस प्रकार ये जो संवैधानिक संकट था वो महाराष्ट्र में टल गया। दोस्तों वर्तमान में जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 169 की, तो 169 में तो इसका विधान परिषद के गठन और उन्मूलन का प्रावधान है। और भारत में जो है वर्तमान में कितने राज्यों में है दोस्तों विधान परिषद का गठन? तो आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक और तेलंगाना। तो दोस्तों इन 6 राज्यों में वर्तमान में जो विधान परिषद का प्रावधान किया हुआ है।
ठीक है दोस्तों, यह था हमारा आर्टिकल 169 जो विधान परिषद के गठन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, दिबांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दिबांग नदी पर है। किस नदी पर है? दिबांग नदी पर। और ये जो दिबांग नदी है वो अरुणाचल प्रदेश की नदी है। दोस्तों, ये जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 2880 मेगावाट। कितनी होगी? 2880 मेगावाट। और इसकी जो लागत क्षमता आएगी वो है दोस्तों 28,080 करोड़ रुपए। 28,080 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसके तहत ही 12% जो बिजली है वो अरुणाचल प्रदेश को मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों, ये जो बांध बन रहा है दिबांग बांध, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के तहत, ये बनने के बाद इसका जब निर्माण हो जाएगा तब ये भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा और इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों 278 मीटर। कितनी होगी दोस्तों? 278 मीटर। ये थी दोस्तों हमारी दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सेकटकर समिति का संबंध किससे है? सेकटकर समिति। तो दोस्तों, ये जो समिति है वो लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर जो रिटायर्ड है उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। और दोस्तों, ये संबंधित है ढांचागत संरचना निर्माण में सुधार से संबंधित, अर्थात सड़क निर्माण, परियोजना निर्माण और उनका क्रियान्वयन तथा तकनीकी समाधान के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों, इस जो गठन समिति ने अपनी सिफारिशें दी है वो इस प्रकार है दोस्तों। सीमा पर सड़क निर्माण बढ़ाने के लिए BRO को अधिक सक्षम बनाना। BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन को अधिक सक्षम और सुधार के उसमें प्रयास करना। दूसरी इसकी सिफारिश है आधुनिक निर्माण संयंत्रों की स्थापना करना और नवीनतम उपकरण और मशीनरी का प्रयोग करना और इस प्रयोग को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इसकी जो तीसरी सिफारिश है वो है भूमि अधिग्रहण। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण में जब भारत की कोई परियोजना शुरू होती है तो उसमें बहुत ही समस्याएं आती है। तो भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी में सुधार लाना और तत्परता से कार्य को शुरू करके उसका क्रियान्वयन करना। तो दोस्तों, ये थी सेकटकर समिति जो लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर रिटायर्ड की अध्यक्षता में बनाई गई थी और जिसका संबंध है ढांचागत संरचना निर्माण में सुधार से संबंधित। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर कचरा मुक्त 5 स्टार रैंकिंग शहर में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के जो स्वच्छ शहर है अर्थात उसके तहत जो कचरा मुक्त शहर है या कचरा मुक्त शहर है उनमें उसमें शामिल है 6 शहर। कौन से है 6 शहर? एक तो है दोस्तों जो 6 शहर है इन्हें 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से अभी सही आ जाएगा कौन सा गलत है। तो दोस्तों, जो पहला है वो है अंबिकापुर। कौन सा है? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का है अंबिकापुर। दूसरा है राजकोट गुजरात। कौन सा है दोस्तों? राजकोट गुजरात। पहला है अंबिकापुर, दूसरा राजकोट गुजरात। तीसरा है दोस्तों मैसूर। चौथा है दोस्तों MP का इंदौर। पांचवा है दोस्तों महाराष्ट्र का नवी मुंबई। कौन सा है दोस्तों? नवी मुंबई, जिन्हें 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। और छठा है सूरत। कौन सा है दोस्तों? सूरत। तो दोस्तों, इसमें जो देखने पर लग रहा है कि भोपाल नहीं है। तो भोपाल को कचरा मुक्त 5 स्टार रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। अंबिकापुर, राजकोट, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई और सूरत को शामिल किया गया है। इसकी घोषणा की है केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और दोस्तों, देश का प्रथम ODF प्लस राज्य और जो इकलौता राज्य है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, 2 नाम है, एक तो अंबिकापुर और पहला नाम है कचरा मुक्त शहर जो 5 स्टार रैंकिंग वाला है और दूसरा है प्रथम ODF प्लस राज्य और जो इकलौता राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कचरा मुक्त 5 स्टार रैंकिंग वाले शहरों की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में RBI ने रेपो रेट को कम करके कितना कर दिया है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के बारे में हम बात करेंगे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। तो दोस्तों, ये जो रेपो रेट है इसका संबंध है RBI से और अन्य बैंकों से। जब RBI किसी अन्य बैंक को अर्थात RBI के अधीन जितनी भी व्यावसायिक या अनुसूचित बैंकें हैं उनको जिस दर पर RBI द्वारा ब्याज दिया जाता है
तो दोस्तों जो रेट होती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है? रेपो रेट। और इसी प्रकार दोस्तों जब आरबीआई खुद अन्य अनुसूचित बैंकों या व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, लोन लेती है, तब इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों ध्यान रखें कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है, क्योंकि आरबीआई अधिक दर पर ब्याज कभी नहीं लेती है, जबकि खुद अधिक ब्याज पर अन्य व्यावसायिक और अनुसूचित बैंकों को लोन देती है। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में आरबीआई द्वारा जो नई नीति जारी की गई है उसके तहत जो रेपो रेट है वो है दोस्तों 4%। कितनी है? 4%। जो पहले थी दोस्तों 4.4%। कितनी थी? 4.4%। और जो रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों वो है अब वर्तमान में 3.35%। कितनी है? 3.35%। और जो पहले थी 3.75%। तो दोनों में 0.40 की कमी की गई है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे थे हम आरबीआई के बारे में भी। आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अर्थात जो बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, ये था आरबीआई और उससे संबंधित रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी करके काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया है। तो दोस्तों हाल ही में ये जो शब्द आ रहा है, काला पानी है, लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है, ये भारत में स्थित है। और नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है नेपाल ने, और इन्हें अपना अंग बताया है, अपना क्षेत्र बताया है नेपाल ने। ठीक है दोस्तों, जो भारत है, जो भारत में तो काला पानी है जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है, जबकि नेपाल है जो इसे अपना धाराचूला जिले का हिस्सा बताता है। दोस्तों जो दोस्तों काला पानी है वो 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है, जो भारत, चीन और नेपाल तीनों के बॉर्डर पर स्थित है, अर्थात त्रिकोण पर स्थित है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 1962 के बाद इस जो 35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इस पर भारत के आईटीबीपी के सैनिकों का कब्जा है, अर्थात भारत के आईटीबीपी सैनिक यहाँ पर वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत एक संधि हुई थी सुगोली की संधि, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सुगोली की संधि जो नेपाल और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, और उसके तहत ही नेपाल है जो कहता है कि काला पानी का क्षेत्र उसका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल द्वारा अपने नक्शे द्वारा बताए जाने का टॉपिक। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा देश का सबसे शक्तिशाली इंजन मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। यह फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो देश का सबसे शक्तिशाली इंजन जो बनाया गया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में, यह बिहार में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में स्थित है। और जो ये इंजन बनाया गया है दोस्तों, इसकी क्षमता है 12,000 हॉर्स पावर। कितनी है दोस्तों? 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता का ये इंजन बनाया गया है, जो भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन है। दोस्तों इसका नाम दिया गया है याद रखें थोड़ा आप, WAG-12। क्या दिया गया है? WAG-12। और इसका नंबर है दोस्तों 60027। तो ये जो भारत का सबसे शक्तिशाली जो इंजन बनाया गया है वो मधेपुरा फैक्ट्री में बना है बिहार के। दोस्तों इसका जो उद्घाटन है अर्थात इसे चलाया गया था वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से बरुआडी शिवपुर तक इसका जो सफल संचालन किया गया है। और इसमें दोस्तों जुड़े हुए थे 118 वैगन के साथ इसे चलाया गया, और इसमें ये सफल रहा है। इसे दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत निर्मित किया गया है, और इसकी स्पीड है दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है दोस्तों? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों ये अत्याधुनिक तकनीकी और जीपीएस पर आधारित है। फॉग वॉचिंग डिवाइस अर्थात कोहरा आने पर भी इसे संकेत मिल जाते हैं। ये परियोजना 10 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी, और इसका उद्घाटन है अर्थात शिलान्यास किया था हमारे पीएम महोदय ने मधेपुरा फैक्ट्री से। और इसका जो टारगेट है वो दोस्तों है 11 सालों में 812,000 HP वाले इंजन का निर्माण करना, और प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे दोस्तों 120। कितने बनाए जाएंगे? जो टारगेट है इसका 120 का। तो ये दोस्तों अब वर्तमान में जो
योजना है ये तो मेक इन इंडिया योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पूरा कर लिया है। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। तो दोस्तों ये योजना शुरू कब हुई थी? तो दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। इसका जो उद्घाटन है या शुभारंभ है पीएम मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया गया था और इसका शुभारंभ हुआ था झारखंड के रांची से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? झारखंड के रांची से। ठीक है दोस्तों। इसका उपनाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो आयुष्मान भारत योजना है इसका नाम है, उपनाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसने हाल ही में 1 करोड़ लाभार्थी पूरे किए हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य है आर्थिक और कमज़ोर लोगों का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना और प्रत्येक परिवार को 5 लाख, कितने लाख का दोस्तों? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। इसमें दोस्तों हाल ही में कोरोना को शामिल किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। जो आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत कोरोना को भी शामिल किया गया है। दोस्तों इसके तहत 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। तो आयुष्मान भारत योजना जो भारत की सबसे बड़ी हेल्थ की योजना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। 2014-15 से शुरू प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार हाल ही में कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों जो वय वंदना योजना है इसका साल है जो 3 साल के लिए कार्यकाल, अर्थात इसका विस्तार 3 साल के लिए कर दिया गया है। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 से और भारतीय नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो वे इस PMVVY अर्थात प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें वार्षिक अंशदान या निवेश के आधार पर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने का प्रावधान है। दोस्तों इसके तहत 10 साल के लिए ये योजना होती है और प्रतिवर्ष जमा का 8% रिटर्न के रूप में दिया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी इसकी विशेषता है ये GST और टैक्स फ्री है। कौन सी योजना? PMVVY अर्थात प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रही टॉप टू टोटल योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों जो टॉप टू टोटल योजना है इस योजना का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जो पहले शुरू की गई थी योजना वो थी दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन। कौन सी थी? ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें शामिल थी टमाटर, प्याज और आलू की फसलें। और अब इसमें शामिल कर दी गई है सभी फल और सब्जियां। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन ग्रीन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है जिसमें इनकी सब्जियों के नाम दिए जाते थे कि निम्न में से कौन सी सब्जी इसमें शामिल नहीं है। तो अब आप ध्यान रखें इसमें सभी फल और सब्जियां शामिल कर दी गई है और किसानों को भंडारण और परिवहन हेतु 50% इसके तहत सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों। और इसके तहत ही जो शुरुआती बजट जारी किया गया है वो है 500 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों टॉप टू टोटल योजना का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है, किस राज्य से है? बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से है, J&K से है। और दोस्तों ये जो योजना है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में स्थित है। कहाँ है? पूरी बात करेंगे हम इसके बारे में दोस्तों। कठुआ ज़िले में स्थित है। सिंधु नदी जल संधि के तहत भारत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इस परियोजना को बनाने की योजना दोस्तों बनाई है। और दोस्तों ये उज नदी पर ही स्थित है। जो उज है जो किसकी सहायक नदी है? रावी की। किसकी सहायक नदी है? रावी की, और रावी सिंधु की। तो दोस्तों इस पर जो योजना है उसके तहत 200 मेगावाट की बिजली भी उत्पन्न होगी। साथ ही 30,000 हेक्टेयर, कितना क्षेत्र है? 30,000 कमांड क्षेत्र होगा जिसमें सिंचाई की जाएगी और यहाँ के निवासियों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से और उजय बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है J&K जम्मू कश्मीर से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस जियो टेलीकॉम में निवेश किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने किया है? KKR जनरल अटलांटिक
सिल्वर लेक, एक है फेसबुक। तो दोस्तों अभी तक 1 महीने के दौरान रिलायंस जियो में सबसे बड़ा निवेश आया है सिल्वर लेक कंपनी की तरफ से, जनरल अटलांटिक कंपनी की तरफ से, केकेआर की तरफ से और फेसबुक की तरफ से। तो इसका ऑप्शन डी है जो सही है दोस्तों, डी है जो ऑप्शन दोस्तों इसका सही है। दोस्तों केकेआर कंपनी ने निवेश किया है उसकी हम बात करेंगे, सारी जो कंपनियां हैं उन सब की बात करेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते जो लेटेस्ट है केकेआर, कौन सी है दोस्तों? केकेआर। तो केकेआर ने निवेश किया है 11,367 करोड़ का। कितना किया दोस्तों? 11,367 करोड़ का। और इसने जो हिस्सेदारी खरीदी है वो 2.32%। कितनी खरीदी है? 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों ध्यान रखें आप, केकेआर का ये किसी भी ऐसे कंपनी में सबसे बड़ा निवेश है, सबसे बड़ा निवेश है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो दोस्तों फेसबुक ने इसमें निवेश किया है 43,574 करोड़ का। कितना किया दोस्तों? 43,574 करोड़ का। और जो फेसबुक ने रिलायंस जियो की हिस्सेदारी खरीदी है वो 9.99% खरीदी है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सिल्वर लेक की। किसकी? सिल्वर लेक की। तो सिल्वर लेक कंपनी है, इसने किया है 5,656 करोड़ का निवेश। कितना किया? 5,656 करोड़ का निवेश। और इसने हिस्सेदारी खरीदी है 1.5%। दोस्तों इसी के साथ एक और कंपनी है विस्टा इक्विटी। कौन सी है? विस्टा इक्विटी। विस्टा इक्विटी ने दोस्तों निवेश किया है 11,367 का। कितना किया है? 11,367 का, केकेआर के बराबरी। और इसने भी हिस्सेदारी ली है 2.32% की। और दोस्तों जो जनरल अटलांटिक है उसने निवेश किया है 6,598 करोड़ का। और इसने हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों 1.34%। तो दोस्तों यह आप थोड़े आंकड़े ध्यान रखें, अर्थात आप इन 5 कंपनियों के जरूरी नाम याद रखें। सिल्वर लेक कंपनी, जनरल अटलांटिक कंपनी, केकेआर कंपनी, विस्टा इक्विटी और फेसबुक। इन 5 अमेरिकी कंपनियों, बड़ी कंपनियों ने रिलायंस जियो में पिछले 1-1.5 महीने में बड़ा निवेश किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सोलर क्वेश्चन के बारे में। तो वर्ष 2020 के लिए चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो दोस्तों हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट 6.6% बढ़ाया। कितना बढ़ाया है? 6.6% 2020 के लिए बढ़ाया है। अर्थात जो 6.6% है वो बजट है 179 अरब डॉलर। 179 अरब डॉलर बजट है दोस्तों। इसके तहत नौसेना का प्रसार किया जाएगा, अर्थात दक्षिणी चीन सागर और भूमध्य सागर में चीन की जो प्रतिरक्षा क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा बजट है विश्व में रक्षा का वो है अमेरिका का। किसका है दोस्तों? अमेरिका का। और वो है 738 अरब डॉलर। कितना है दोस्तों? 738 अरब डॉलर का। ठीक है दोस्तों। और भारत का कितना दोस्तों 2020 के लिए? भारत का है दोस्तों 66.9%। और चीन का कितना दोस्तों? अभी बात की थी हमने 179 अरब डॉलर का। कितना है दोस्तों? 67.9 अरब डॉलर का भारत का, और 179 अरब डॉलर है जो चीन का है। तो दोस्तों जो चीन का है वो भारत से 2.7% अधिक है। 2.7% रक्षा बजट 2020 के लिए भारत से अधिक है। दोस्तों ये था भारत, अमेरिका और चीन का रक्षा बजट। चलिए दोस्तों बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को 100% सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्य शुरू किया गया है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर। कौन सा दोस्तों? कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर दोनों को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 100% सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी आधारित बनाने की योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों इसके तहत ऊर्जा के आधुनिक उपयोग और प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच, ऊर्जा के आधुनिक उपयोग और प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच समन्वय के संदेश को प्रकट करने के लिए और सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए तथा कोणार्क को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये 100% केंद्र पोषित योजना है और इसके लिए बजट जारी किया गया है दोस्तों 25 करोड़ का। कितना? 25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर है जो पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पूरी उड़ीसा में स्थित है। और ये सूर्य को समर्पित मंदिर है। सूर्य देवता के रथ के आकार में बना ये भव्य मंदिर है जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। और कहीं कहीं पर लिखा जाता है कि ये 12-12 महीने के प्रतीक है। दोस्तों 1984 में कब किया गया था? 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को
वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज कब किया गया? 1984 में। और दोस्तों ये जो है कलिंग वास्तुकला शिल्पकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, अर्थात वास्तुकला और शिल्पकला का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर। ये ध्यान रखें थोड़ा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मई को कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों दिसंबर 2000 में यूएन महासभा ने इसे 22 मई के दिन विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इसे घोषित करने का या इसे मनाने का उद्देश्य है पृथ्वी के भूभाग पर पाए जाने वाले विविध जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण करना और उनके संरक्षण के लिए लोगों में प्रचार प्रसार करना तथा खाद्य प्रणाली में बदलाव और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करना। दोस्तों ध्यान रखें 2020 की जो थीम है विश्व जैव विविधता दिवस की, वो है और सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है दोस्तों, यह है 2020 के विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई की थीम। चलिए दोस्तों, यह था दोस्तों हमारा भारत और विश्व का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो 18 मई से 24 मई के बीच का है। दोस्तों अगर आपको भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, आप प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करें और ये कमेंट करके भी बताएं कि आज का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य स्तर की जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं है उनके करंट अफेयर्स के बारे में। और जो इस सप्ताह का राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा राजस्थान का जो क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन राजस्थान का अर्थात क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की कृषि उपज के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 3% पर। कितने प्रतिशत? मुख्यमंत्री सीएम श्री अशोक जी गहलोत द्वारा 3% के ब्याज पर किसानों की कृषि उपज के लिए ऋण देने की घोषणा की गई है। तो थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, जो रेट है वो 3% की है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शुगर मिल्स लिमिटेड के आउटलेट का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इस शुगर मिल के प्रचार प्रसार और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा बिक्री को और अधिक बढ़ावा देने के लिए गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है उसके आउटलेट का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। तो ध्यान रखें गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के आउटलेट का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 राजस्थान के क्वेश्चन। पहला कौन सा था? पहला है दोस्तों हमारा ये तो जो 3% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा और दूसरा है गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड का आउटलेट का शुभारंभ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट का वितरण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से की गई? तो दोस्तों सोचने की बात है कि लॉकडाउन है, कहीं आ जा नहीं सकते, बहुत कम चांसेज है। तो जयपुर के जनाना अस्पताल, कौन सा है दोस्तों? जनाना हॉस्पिटल से मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। और इसके तहत 2 नवजात बालिकाओं को ये बेबी किट वितरण किया गया है, उनकी प्रसूता माओं को भी ये वितरित किए गए हैं सीएम द्वारा। दोस्तों इसके तहत चिकित्सालय में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को ये इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरित किए जाएंगे संपूर्ण राजस्थान में। तो दोस्तों इसकी हाल ही में शुरुआत हुई है। चलिए दोस्तों 22वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू एजुकेशन RTE 2009 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय का दायरा बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया है, 2.5 लाख कर दिया है। तो दोस्तों ये बढ़ाया है राजस्थान सरकार ने। किसने बढ़ाया है? राजस्थान सरकार ने। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिसके तहत RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय को बढ़ाकर अब 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 2.5 लाख। कितना कर दिया है? 2.5 लाख का। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालयों में 25% निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए अब अभिभावकों की आय बढ़ाकर 1 लाख से 2.5 लाख कर दी है।
और इस प्रस्ताव को सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मजदूरों को आर्थिक मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने किस कोष के गठन की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किस कोष के गठन को मंजूरी दी है? तो प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष इसे मंजूरी दी गई है। इसके तहत श्रमिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम 24वें क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कौन से स्तर पर जनगणना समन्वय समिति के गठन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में एक बैठक के माध्यम से सीएम श्री अशोक गहलोत ने जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर, अर्थात तीनों स्तर जो पंचायत राज के तीनों स्तर है, इन तीनों स्तरों पर जनगणना समन्वय अर्थात जनगणना करने से संबंधित और कार्य पूर्ण होने तक समन्वय बनाए रखने के लिए इन तीनों स्तरों पर जनगणना समन्वय समिति के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा और आज का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का सेशन था उसमें अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पशुपालन चौपाल का आयोजन राजस्थान में कब किया गया था? दोस्तों राजस्थान में कब किया गया था? बीकानेर वेटरनरी हॉस्पिटल विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पशुपालन चौपाल का आयोजन दोस्तों किया गया था। कब किया गया था? 22 मई को। कब किया गया था दोस्तों? 22 मई को, 20 मई को, सॉरी दोस्तों 20 मई को इस चौपाल का आयोजन किया गया था और इसके माध्यम से पशुपालन से संबंधित जो ऑनलाइन माध्यम है उसके द्वारा किसानों को पशुपालन और कृषि के बारे में विशेष जानकारियाँ बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा इस सप्ताह का अर्थात 18 मई से कब का दोस्तों? 18 मई से 24 मई तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों आपको हमारा ये साप्ताहिक वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपको लगता है कि जितने भी हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने 25 वही क्वेश्चन उठाए हैं जिनका अच्छा बैकग्राउंड हो और जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू दोस्तों।